लौटते हैं अपने विषय पर बेटा। कहां तक चर्चा हुई थी भाई? बोले कैपलर्स के नियम के साथ बात हो रही थी। तो हाँ, दो नियम हो गया था। पहले नियम से क्या कुछ मिला भाई? पहले नियम से ये मिला कि कोई ग्रह सूर्य के एक बराबर दूरी पर नहीं होता, करीब आता है दूर जाता है। दूसरे नियम से क्या मिला? किसी मेन चीज आपको जो दिखी दूसरे नियम से, दूसरा नियम क्या था क्या नहीं था बाढ़ में जाए, लेकिन दूसरे नियम से एक बात समझ में आ गई कि कोई ग्रह एक समान चाल से सूर्य का चक्कर नहीं लगाता। क्लियर है? उसकी चाल बदलती है, और अगर बदलती है तो ये भी तय हो गया कि कभी कम कभी ज्यादा होती होगी। जब वो करीब होगा तो ज्यादा होगा, जब वो दूर होगा तो कम होगा। अब वेलोसिटी से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हो सकती हैं सब आपसे रिलेट करके पूछा जा सकता है, और आप बता भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? बट आगे बढ़िए। केपलर का तीसरा नियम। थर्ड लॉ। तो ये बड़ा सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। तो हम कुछ बोलेंगे, पहले लिख लीजिएगा, है ना, फिर हम आपको समझाते हैं कि मैंने क्या कहा। लिखें। किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग, किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग वर्ष समझते हैं? एक चक्कर में लगा हुआ समय, इसको वर्ष बोलेंगे। सबका वर्ष अलग अलग हो सकता है। किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग तथा सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन का अनुपात नियत होता है। फिर से बोल रहे हैं बेटा। किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग तथा सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन, घन माने क्यूब, का अनुपात कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो क्या कहा जा रहा है बेटा, थोड़ा देख लो। कोई ग्रह होगा, वो सूर्य का चक्कर लगाता होगा। जाहिर सी बात है कि सबका वर्ष अलग अलग होता है। हम लोगों का वर्ष है जिसपे हम लोग जीते हैं, अपना कैलेंडर बनाते हैं, तो हमारा वर्ष है। लेकिन हर ग्रह का वर्ष अलग होगा, तो मान लेते हैं उसका वर्ष क्या है बेटा, टी। तो क्या कहा गया? किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग। हाँ, और क्या कहा गया? अच्छा, एक चीज पता है कि अनुपात को बट्टे में भी लिखते हैं। जैसे हम 2:3 लिखें तो 2/3 लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो क्या कहा गया जरा देखें। किसी ग्रह के वर्ष का वर्ग तथा सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन का अनुपात नियत होता है। तो कोई दूरी होगी, हम r मान लें, कांस्टेंट। अब एक बात बताइए, मिला क्या इससे? रट तो लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन इसे हासिल क्या हुआ? टी है, अगर टी को बढ़ाते हैं तो आर को भी बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हम कह दें कि x/y इज इक्वल टू 50। मान लीजिए कोई इस तरह का कैलकुलेशन है कि हम कह दें कि x/y इज इक्वल टू 50। तो 50 तो बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे ये हो सकता है 100/2 बराबर 50। अब एक बात होता है कि अगर 100 को बढ़ाओगे तो नीचे वाला भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो 50 आएगा ही नहीं। और ऊपर वाले को घटाओगे तो नीचे वाले को। इसका मतलब बिल्कुल साफ दिख रहा है बेटा कि यदि किसी ग्रह का वर्ष बड़ा होगा तो सूर्य से उसकी दूरी भी अधिक होगी। यानी जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका वर्ष उतना ही बड़ा होगा, और जो ग्रह सूर्य के जितना पास होगा उसका वर्ष उतना ही छोटा। अब इसमें फंसाते कहां है आपको व्यवहारिक में? अब वो 4 ग्रह का नाम देंगे और कहेंगे इसमें सबसे बड़ा वर्ष किसका। आप क्या परेशान होने लगते हो कि यार किताब में एक जगह सबका वर्ष तो दिया था, वही नहीं पढ़े। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो केपलर का तीसरा नियम पूछ रहा है। केपलर के तीसरे नियम को अगर पता है तो ग्रहों का ऑर्डर हमको पता है।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सूर्य से इनकी दूरी का क्रम है, तो डेफिनेटली इनके बढ़ते हुए वर्ष का भी क्रम है। इनका वर्ष चाहे जो हो, लेकिन बुध का वर्ष शुक्र के वर्ष से छोटा होगा, शुक्र का वर्ष पृथ्वी के वर्ष से छोटा होगा। तो यहां घेर लेते हैं। आपको लगता है ये तथ्यात्मक है, लेकिन ये बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं, ये आपकी समझ पे आधारित प्रश्न है। लिख लें बेटा, ये छोटी सी बात है लेकिन स्पष्ट है। जो ग्रह, लिखो बेटा, स्पष्ट है, जो ग्रह सूर्य के पास होंगे उनका वर्ष भी छोटा होगा, उनका वर्ष भी क्या होगा बेटा, छोटा होगा। जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होंगे उनका वर्ष भी क्रमशः बड़ा होगा। जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होंगे उनका वर्ष भी क्रमशः क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। क्लियर हुआ? तो अब देखो, ये तो बोल दिया गया ना बेटा, अब अपने सहज बुद्धि से इसका उपयोग करना है। परीक्षा में इसका उपयोग कराने का तरीका वो ढूंढेंगे। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि सबसे छोटा वर्ष किसका होगा, साफ साफ दिख रहा है। और सबसे बड़ा वर्ष किसका होगा, वरुण का होगा। होगा ना बेटा? इसी के बीच में इनका सबका क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और किसी बीच में 3-4 को पूछेगा, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, मंगल, बड़ा वर्ष किसका है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि सबसे दूर वाला कौन है इसमें। जो सबसे दूर वाला होगा उसका वर्ष सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे करीब होगा उपलब्ध विकल्पों में उसका वर्ष सबसे छोटा होगा। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, परिवार के मुखिया पे बात करते हैं। हेडिंग बनाइए, सूर्य। तो सूर्य क्या है, ग्रह है? अच्छा, तारा है, वेरी गुड। सूर्य एक तारा है ना बेटा? बाय द वे, तारों को हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो जिस प्रकार हर तारों का निर्माण हुआ होगा उसी प्रकार सूर्य का भी निर्माण हुआ होगा, और ऊर्जा का स्रोत जिस प्रकार हर तारे का है उसी प्रकार सूर्य की भी ऊर्जा का स्रोत होगा। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है बेटा? नाभिकीय संलयन सबका है। दूसरा, कि सूर्य के बारे में कहा जाता है कि सूर्य अभी अपने बाल काल में है। ठीक ठीक है, यानी अभी उसकी उम्र कम है। एक अनुमान है कि लगभग 11 अरब वर्ष उम्र है सूर्य की। 5 अभी बीता है, तो मतलब अभी थोड़ा कम ही है। एक चीज, ये कैसे पता लगा लिया? एक बात तो बहुत सिंपल है कि किसी तारे में जो ऊर्जा निकल रही है बेटा, उसके अंदर हाइड्रोजन के संलयन से निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस का अगर प्रतिशत ज्यादा होगा तो तारा नया है। हाइड्रोजन, मैंने कहा था औसत तारे में तो 70% होता है, लिखा है आपने। सूर्य में 71%, तो 1% अधिक है ना? बोल नहीं रहे हैं? एक बच्चे का 1% होता ही कितना है सर? बता रहे हैं कितना होता है। 1% कितना होता है वो समझा रहे हैं। आपके पूरे सोलर सिस्टम का, जो पूरा सोलर सिस्टम है, उसका 99.9% द्रव्यमान अकेले सूर्य का है। यानी ऐसे समझो ठेठ भाषा में कि अगर सबका द्रव्यमान 100 किलो है ना, सारे रह ग्रह सूर्य वूर्य सब मिला के, तो 99.9 किलो वजन अकेले सूर्य का है ना? तो 0.1% में फुटकर लोग हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अवांतर ग्रह, धूम्रकेतु, बस इसी से अंदाजा लगा लें कि 0.1% अगर यह सब है तो अभी तो इसका 10 गुना है, तब ना 1% होगा। तो ये बहुत यूज है बेटा, बहुत बड़ा है, तारे बहुत बड़े होते हैं। मैंने कहा था ना कि सूर्य का 0.1% हिस्सा पृथक हुआ तो इतनी कहानी बन गई। अरे पृथ्वी नहीं अकेले, सब मिला जुला के है। शुरुआत करो। सूर्य एक औसत आकार का तारा है, बड़ा नहीं है बेटा,
सूर्य एक औसत आकार का तारा है। अन्य तारों की भांति इसमें भी ऊर्जा का स्रोत इसके अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। स्रोत क्या है बेटा? इसके अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? फ्यूजन। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फिशन और फ्यूजन में। इसको क्या कहते हैं? संलयन को फ्यूजन कहते हैं। क्लियर है बेटा? ऊर्जा का स्रोत क्या है बेटा? नाभिकीय संलयन। ठीक है, थोड़ा सा इनका कंपोजिशन लिखा जाए। यानी सूर्य में जो गैसों का क्रम है वो क्या है बेटा? लिखें, सूर्य में गैसों की स्थिति। अब ये सब तथ्यात्मक चीजें हैं बेटा, लेकिन ये भी जरूरी है। सूर्य में गैसों की स्थिति, ठीक है बेटा? तो नंबर 1 मुझे लगता है समझ ही रहे। नंबर 1 पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। परसेंटेज 71%, थोड़ा ज्यादा है। दूसरे नंबर पे क्या बेटा? हीलियम 26.5%। और तीसरे नंबर पे क्या है बेटा? अन्य गैसें सब मिला जुला के, है ना, 2.5%। ठीक है, हर चीज पे नजर रखिए बेटा। कुछ भी काम आ सकता है, तथ्य भी काम आता है, अवधारणा भी काम आती है। अब जो भी पूछा जाएगा चारों तरफ तैयार रहो, जो भी पूछेंगे हम बताएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि कौन जाके देखा था कि सूर्य में 71% हाइड्रोजन? आप गए थे? हाँ, तो कैसे पता लगा लिए भैया? स्पेक्ट्रम बता देता है। तो पहली बार सुन रहे हैं? जैसे वैसे नहीं, सीधे मुद्दे पे आई। नहीं, सीधे मुद्दे की बात है, इधर उधर भटकाइए मत। चले, देखो हेडिंग बनाओ, फ्राउनहोफर रेखा। फ्राउनहोफर रेखा लिख लो, काम आएगा आपके। फ्राउनहोफर रेखा, देखो भटकाया नहीं जाता बेटा, है ना, सीधे मुद्दे पे आइए और ये बहुत दूर तक काम आए। फ्राउनहोफर रेखा, ये बेटा हो गया। इसको तो मैं देखता ही रहता हूँ क्या लिख रही। फ्राउनहोफर रेखा हो गया बेटा। तो फ्राउनहोफर वैज्ञानिक थे बेटा। अब हमारे में तो सही बता रहे थे, थोड़ा सा भूमिका बना रहे थे तो उसी में हमने रोक दिया। एक्चुअल में किसी भी स्रोत से जो स्पेक्ट्रम आता है, प्रकाश जो आता है, तो उसका जब स्पेक्ट्रम बनाया जाता है तो उसमें 2 रंग साफ नजर आते हैं प्रकाश में, आपको पता है, सबने रटा होगा, याद किया होगा। तो कौन से 7 रंग होते हैं? काहे याद किए? ठीक है, हम तो नहीं देखे आज तक कहीं पूछते हुए। भाई आपका कंपटीशन नया होगा, लेकिन हायर कंपटीशन मैंने तो आज तक नहीं देखा पूछते हुए। याद रखना जरूरी है बेटा, काम आएगा जब आप प्रकाश के गुण वगैरह पढ़ोगे ना साइंस में। तो प्रकाश एक गुण दिखाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक दृश्य प्रकाश में अलग अलग प्रकाश की वेवलेंथ आपको ना पता हो, है ना, तभी आपको प्रकीर्णन समझ में आता है। तो जानना सब जरूरी है बेटा, लेकिन कभी कभी कोई चीज प्रत्यक्ष पूछी जाती है और कभी कभी उस चीज की जरूरत कहीं पड़ जाती है जिसके आधार पर आप उत्तर बता पाते हैं। जरूरी है बेटा, मजाक कर रहे थे। आपको जितनी चीजें पता हो बेटा उतना बढ़िया है। परेशानी क्या है? आप जितना चीज जाने उतना ही बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बराबर। तो ये एक रंग से जब दूसरा रंग शुरू हुआ स्पेक्ट्रम में, जैसे बैगनी है, नीला, तो बैगनी से नीला तुरंत नहीं शुरू होता। यानी हर 2 रंगों के बीच में एक डिफरेंस है। बड़ी मजेदार बात है कि स्पेक्ट्रम फ्राउनहोफर ने नहीं देखा पहली बार।
लेकिन स्पेक्ट्रम को ध्यान से पहली बार फ्राउनहोफर ने देखा। सेव पहली बार न्यूटन ने टूट के गिरते हुए थोड़ा ही देखा, बहुत लोगों ने देखा, न्यूटन ने ध्यान से देख लिया। क्योंकि न्यूटन के पहले सेव जब टूटता था तो आसमान मुड़ जाता, जब न्यूटन ने देखा था वो धरती पे गिरा। तो ऐसा तो नहीं है, वो हमेशा नीचे ही चीजें गिरती रही होंगी, लेकिन ध्यान नहीं दिया किसी ने। अरे तो होता ही है, लेकिन न्यूटन ने कहा होता नहीं है, काहे होता है ये पता लगाएंगे। और इतना बड़ा खोज हो गई बेटा साइंस की। तो स्पेक्ट्रम कोई फ्राउनहोफर ने नहीं डेवलप किया, लेकिन स्पेक्ट्रम का अध्ययन, इसमें कोई साइंस का बच्चा है? डरो नहीं, डरो नहीं, घबराते हैं पहले तो बताना ही नहीं है। पीसीएम हो बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायो से? अरे बोलो भाई, आपसे पूछ रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? हाँ तो डर रहे हो, मैं भी हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ। बहरहाल, तो कभी प्रैक्टिकल किया है स्पेक्ट्रम वगैरह का? हो सकता है लैब ना हो बढ़िया, लेकिन ये बीएससी में प्रैक्टिकल जरूर कराया जाता है। एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोमीटर। अब यहाँ ना हो सकता है, ना हो, प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता होगा। तो स्पेक्ट्रोमीटर से वेवलेंथ नापते थे, यानी स्पेक्ट्रम बना लेते थे। वो मशीन थी जिससे हर रंग की वेवलेंथ बनाते थे। हम लोग तो बीएससी में सब नापे और वही था, सारे इंस्ट्रूमेंट थे। तो हर दो रंगों के बीच में एक रंग खत्म होता है, दूसरा तुरंत नहीं शुरू होता। हर दो रंगों के बीच में काली काली पट्टी। वैसे ही जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हो ना, तो हर प्रोडक्ट पे एक बार कोड रहता है, और मुझे तो हर बार कोड एक ही जैसा दिखता है। एक आम आदमी अगर बारकोड देखेगा किसी प्रोडक्ट का, तो सब तो एक ही डिजाइन के दिखते हैं, चौकोर सा काली काली रेखाएं, लेकिन पूरी जन्म कुंडली होती है उस प्रोडक्ट की। बस स्कैन भर कर लीजिए, पूरी कहानी स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी रेखाएं दिख रही थी, सबको तो एक जैसी दिख रही थी। फ्राउनहोफर ने कहा कि जरा इसका अध्ययन करते हैं, और उनको खजाना मिल गया। और खजाना ये मिला कि जिस भी स्रोत से प्रकाश आ रहा होता है, उस स्रोत में पदार्थों के बारे में बताते हैं, उसके एलिमेंट कौन कौन है। और फ्राउनहोफर रेखाओं के आधार पर सब पता लग गया कि किसी तारे में क्या क्या गैसें मौजूद हैं। नहीं तो हमारी कहां औकात थी मनुष्यों की जाके पता लगा पाए। और हर जगह पता लगाने के लिए भौतिक रूप से जाना थोड़े जरूरी होता है। आपके पेट में पथरी है, पथरी माने समझ रहे हो ना, स्टोन है, तो ऐसा थोड़ी कि पेट फाड़ के खोजे कहां है, और फिर बाद में डॉक्टर बताया कि नहीं 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 है, हम तो ऐसे ही फाड़ दिए। ये बिल्कुल, तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई अब कैसे ढूंढे, तो पहले पेट खोलना पड़ेगा, खोल के ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला, सिल दिए कि नहीं मिला। ये सब नौबत खराब हो जाएगी ना बेटा। पथरी थी नहीं, पेट फाड़ दिया हमारा, तो क्रोधित हो जाएंगे लोग। इसलिए पहले कंफर्म कर लिया जाता है कि स्टोन है या नहीं है। तो पेट में घुसा जाता है? नहीं, एक डिवाइस होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, वो सब बता देता है कहाँ कहानी क्या है। तो क्या है, तरंग ही ना कहानी बताई। अच्छा चलो, धरती के अभी आएंगे, हम बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। धरती के नीचे, पृथ्वी के नीचे क्या क्या मामला है? कोई गया है पृथ्वी के नीचे? घुसा है धरती के नीचे सुरंग बना के? तो फिर कैसे इतने दहाड़ के बताते हो कि ऐसा है वैसा है? मोह डिस्कंटिन्यूटी है, गुंटेनबर्ग अशांतत्य है, कॉन्ट्रेडो डिस्कंटिन्यूटी, कौन बता देता? कैसे बता दिए भैया, गए हो पृथ्वी की? अरे हम बता रहे हैं बेटा, सुनो। धरती की सबसे अधिक गहराई जो खुदी हुई है, ऑलरेडी खुदी हुई है, वो प्रशांत महासागर में है, मैरियाना गर्त। खोदना नहीं है, पानी से भरा हुआ है। औकात नहीं हुई हम लोग की आज तक वहां जाने की। विज्ञान चंद्रमा पे चला गया होगा, है ना, लेकिन मैरियाना गर्त में फिजिकली जाने की किसी की हैसियत नहीं हुई। गहराई नाप लिया, हमारे पास तरीके हैं नापने के, नाप लिया। तो भैया 6400 किलोमीटर अंदर कौन गया? ये पृथ्वी की त्रिज्या है लगभग। तो 6400 किलोमीटर अंदर गए नहीं, और ताल ठोक के बताते हो कि पृथ्वी अंदर से ऐसी है। हम तो नहीं मानेंगे ऐसी है। कल्पना करो सब लोग अपनी अपनी, तो कैसे बताएं?
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानकारी कैसे मिली? भौतिक तो गए नहीं, फिजिकली ड्रिल करके तो गए नहीं, ये बिल्कुल तय जानो। रटे सब हो, क्रस्ट है, भूप्रवार है, कोर है, काहे रटे हो, क्यों रटे? एक मनुष्य के नाते कभी आपका मन हुआ कि ऐसे हम रटेंगे खाली? कैसे बता रहे भाई, आप क्यों मान रहे हैं आपकी बात? ऐसा ही है, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं तो मान ही लेते हैं। वैज्ञानिक लोग गॉड हैं, भगवान है, जो कह देंगे मान लेंगे। उसके पीछे कुछ तथ्य होना चाहिए ना बेटा, साक्ष्य होना चाहिए ना। कैसे कहाँ होगा? कोई वजह तो होगी ना। जी बेटा, कुछ बोल रहे थे, बोल ही दीजिए। नहीं, चलो हम बात करेंगे। तो फ्राउनहोफर रेखा पहले क्लियर कर लेते हैं, लिखें। फ्राउनहोफर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने पर दो रंगों के बीच अनेक काली पट्टिकाएं पाई जाती हैं, स्ट्रिप पाई जाती हैं। दो रंगों के बीच अनेक काली पट्टिकाएं पाई जाती हैं, स्ट्रिप पाई जाती हैं। क्लियर है बेटा? इन्हें ही फ्राउनहोफर रेखा कहा जाता है। इन्हें ही क्या कहा जाता है बेटा? फ्राउनहोफर रेखा कहा जाता है। ठीक है बेटा? नहीं लिख पाए, छूट गया? कहां से छूटा बोलो? है? हाँ, का जब स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है तो दो रंगों के मध्य, थोड़ा अपने हिसाब से भी लिख लिया करो, भाव समझ में आ जाए तो अपनी भाषा में लिख लो, कोई हर्जा नहीं है ना? अब ये नहीं कि है नहीं बोले तब तक रुके जब तक है ना बोल लें, ये सब आदत ठीक नहीं है। आप सुन लें और अपने हिसाब से भी लिख लें। ये कोई आदर्श तरीका थोड़ी जो मैं बोल रहा हूँ, एक ही बात को 50 तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए, क्या लिख रहे हो मित्र? छूट गया कि कोई पिछला नोट्स बना रहे हो? पिछला बना रहे हो तो आज वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, चले आज वाला कंफर्म करो, पिछला वाला होगा तो देखा जाएगा। हो गया बेटा? इन्हें क्या कहते हैं? फ्राउनहोफर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं स्रोत में विद्यमान तत्वों पे प्रकाश डालती है, या स्रोत में विद्यमान तत्वों के बारे में बताती है। ठीक है बेटा? तो चलो, ये भी पता चल गया कि भाई कैसे कैसे पता चला कि वहां क्या क्या है ना? आगे सूर्य की गति, एक छोटी सी हेडिंग बनाइए, सब हेडिंग, सूर्य की गति, मोशन। तो ध्यान रखना, सूर्य बिल्कुल वैसी ही गति कर रहा है जैसे पृथ्वी गति करती है ना, यानी अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो सूर्य भी इसी प्रकार की गति कर रहा है, लेकिन वो पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है, वो अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। लेकिन एक बात कि पूरे अपने खानदान के साथ। अब ये नहीं कह देता तुम लोग यहीं रुको, हम घूम घाम के आते हैं, तो ऐसा नहीं है। यानी सूर्य जब अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा होता है तो सारे ग्रह यानी इसके बच्चे लोग उसका जान नहीं छोड़ते, उसके साथ साथ लगे रहते। अगर ऐसा है तो आपको नहीं लगता कि पृथ्वी की जो गति है वो दो ही थोड़ी है? अरे भैया एक चीज बताओ, यदि सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है तो पृथ्वी नहीं लगा रही है? कुछ दिन के लिए छुट्टी पे चला जाता है सूर्य? बिल्कुल नहीं। तो सूर्य अगर आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है और हम उसके साथ साथ लगे हैं तो हम भी तो चक्कर लगा रहे हैं, तो तीन गति हो गई। अरे एकदम लिखा पढ़ी में पृथ्वी की तीन गति तो हम प्रमाणित कर ही दिए। एक तो दैनिक गति, एक सूर्य के चारों ओर वाली गति, और एक सूर्य के साथ साथ जो पीछा किए हुए जा रहे हैं, कहीं जाओगे जान छोड़ेंगे नहीं, चक्कर लगाते रहेंगे, तो वो भी गति, तीन गति हो गई।
और एक चौथी गति भी है, आपको मालूम है, बस याद नहीं आ रहा है। आकाश गंगाएं भी एक दूसरे से दूर भाग रही है ना। तो कम से कम 4 गति तो हो ही गई, या तो 2 ही गति में सांस फूल जाती है, इसलिए 2 गति को रोक लेते हैं कि बेटा छोड़ो हटाओ, बस इसी पे फोकस किए रहो, है ना। तो सूर्य सामान्य रूप से 2 नहीं 3 गति करता है, एक तो अपनी एक्सिस पर, एक अपनी आकाशगंगा का, और एक आकाशगंगा जो भाग रही है साथ साथ वो वाली भी गति हो रही है। आकाशगंगा भले भागे लेकिन वो आकाशगंगा का चक्कर लगाना नहीं छोड़ता, लिख लें। तो 2 प्रकार की है ना बेटा, नहीं ज्यादा प्रकार में झंझट हो जाएगा, आप भी उलझ जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो 2 प्रकार की गति ही मान लेते हैं हम लोग, बाकी को निरपेक्ष कह लेते हैं। लिखें, पहला एक्सिस पर, अक्ष पर, तो सूर्य अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाता है ना बेटा। आज कुछ नाराज लग रहा हो, व्रत व्रत नहीं ना हो, हमें चेहरा उतरा हुआ है, मुस्कुराते रहिए बेटा। तो सूर्य अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाता है बेटा, हाँ बिल्कुल लगाता है, कल ही परसों तो बात हुई थी आपसे, अपने अक्ष पे चक्कर लगाता है, लेकिन एक परेशानी के साथ कि देखो सूर्य धरती जैसा ठोस नहीं है, वो सॉलिड नहीं है, वो गैसेस फॉर्मेट में है। तो जाहिर सी बात है उसका हर बिंदु एक बराबर चक्कर नहीं लगा पाता, गैस है ना बेटा। अच्छा, पृथ्वी जैसे अपने एक्सिस पे जब घूम रही है तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि हर जगह पृथ्वी एक बराबर गति से घूम रही है, कहीं कम कहीं ज्यादा। मैंने पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है एक्सिस पे, तो क्या पृथ्वी का हर बिंदु एक समान चाल ही से न घूम रहा है कि अलग अलग चाल से घूम रहा है? एक ही चाल से घूम रहा है। तो चलो पहले घुमाना देख लेते हैं, है ना। बड़ा बवाल है बेटा, है ना। एक बात ध्यान रखना, बोर्ड पे हम 3 डायमेंशनल पिक्चर नहीं बना सकते। बोर्ड पे जो भी फोटो हम बनाएंगे वो 2 डायमेंशन ही होगा, है ना। अब ये सपोज करो पृथ्वी है ना, लेकिन पृथ्वी ऐसे सर्किल जैसी नहीं है। अरे हाँ ना, कुछ बोलोगे? ऐसी नहीं ना है, वो तो बॉल जैसी है ना बेटा। हम अब पेंटर नहीं है जो यहाँ पे बना के दिखाएं। तो मान लीजिए कि पृथ्वी एक बॉल जैसी, गेंद जैसी है, तो हम लोग मानते हैं कि ये क्या है बेटा, नॉर्थ पोल है। अभी पृथ्वी पे आएंगे तो बात करेंगे विस्तार से, अभी प्रसंग आ गया तो इसी चर्चा कर रहे हैं। और ये कौन सी रेखा है बेटा? हाँ, भूमध्य रेखा। ठीक है, अक्षांश होती कि देशांतर होती है? देशांतर ना। वेरी गुड वेरी गुड, चलो यार ठीक हो। अब एक काम करते हैं कि पृथ्वी एक चक्कर लगा रही है, अरे ऐसे ही ना घूम रही होगी, लाइक दिस। ये एक्सिस है नहीं, मान लेते हैं कि एक एक्सिस है, जैसे आपका साइकिल का पहिया घूमता है तो उसकी एक्सिस दिखती है। इसकी एक्सिस भले ना दिख रही हो, लेकिन ये बॉल घूम रहा है। क्लियर है? तो 24 घंटे में एक चक्कर। एक ने कहा नहीं 23 घंटे 56 मिनट, नहीं वो बवाल खत्म करो, एक हम चर्चा कर लिए। 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बराबर। अब एक काम करते हैं कि ये नजारा ऊपर से देखते हैं, स्टूल लगा के ऐसे देखते, हाँ ऊपर से जरा देखते हैं, ठीक है। नहीं ऊपर से देख नहीं पाओगे, 2 डायमेंशन है ना। तो थोड़ा सा एक काम ये करते हैं कि थोड़ी मेरी मदद करिए, पृथ्वी को उठाना है ना। हाँ, बस उठाने की कल्पना करना, वो संभव नहीं है पृथ्वी को उठाना। तो हम पृथ्वी को उठाएंगे और थोड़ा घुमाएंगे, तो मुझे ये बताना कि कैसा दिखेगा। पृथ्वी को पकड़ लिया, ठीक है, उठा लिया, यहां लेके चले आए, इधर देखो ध्यान से तो बात बनेगी। कल्पना करनी है बेटा, हकीकत तो है नहीं है। तो सपोज करो एक बॉल जैसी चीज है, इसको हम लोगों ने उठा लिया,
हम यहां लेके चले आए और इसको ऐसे घुमा दिया। चलो अभी क्लियर नहीं हो रहा। मान लो यही पृथ्वी है, ये ले आए यहां ऐसे। अब आपको क्या दिख रहा है? नॉर्थ पोल। क्लियर है? क्या ऐसी नहीं दिखेगी? हाँ या ना बोलो। फिर पृथ्वी ऐसे दिखेगी, लेकिन नॉर्थ पोल बीच में दिख रहा है ऊपर, और ये क्या दिख रहा है? ऐसे से मत करो, नाम बोलो। ये रेखा का क्या है? ये ऊपर से देख रहे हो बेटा? विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त है। अरे भाई इसके नीचे पृथ्वी फिर डाउन होने लगी है ना, तो वो कैसे दिखेगा? तो जहां सबसे अधिक उभार है वहीं तक ना दिखेगा। बोल नहीं रहो बेटा। आप इसके ऊपर से जब देखोगे तो इस रेखा तक तो दिखेगा, इसके नीचे तो फिर नीचे चली गई है, वो कहां दिखेगा आपको? तो फिर ऐसे ही दिखेगी। हाँ या ना? यहां तक मामला क्लियर है? अभी कोई डाउट हो तो फिर उठाते हैं एक बार। क्लियर है? तो चलो एक काम करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं ताकि ये पता चले कि चक्कर, तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना बेटा, दैनिक गति कर रही है, लाइक दिस। इसका मतलब ये रेखा घूम घूम के यहां आती होगी। कितनी देर में? 24 घंटे में। अगर यहाँ पे आप बैठे हो देखने के लिए, चलो घूमो, तो 24, हाँ हम देख रहे हैं, तो 24 घंटे में यहाँ आएगी। क्लियर है? हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी, हम आगे बढ़े, मामला पेचीदा है। अब चलो पृथ्वी से हट जाओ। अब ये मान लो कि वो जो कुल्हड़ उल्हड़ बनाते हैं ना कुम्हार, एक ऐसा गोल सा होता है, ऐसी कोई चीज है ना। पृथ्वी का हर बिंदु एक समान चाल से चक्कर नहीं लगाता, तो सूर्य का भी हर बिंदु एक समान चाल से चक्कर नहीं लगाएगा। लिखें, सूर्य अपने अक्ष पर किधर से किधर बेटा? पूरब। उरब का नाम लेना मत। सूरज पे किधर पूरब भाई? हाँ, सूरज पे कोई उरब पूरब नहीं, क्लॉकवाइज। वेरी गुड। लेकिन सूर्य अपने अक्ष पर घड़ी की सुइयों की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड। दक्षिणावर्त काहे कहते हैं? अच्छा, वामावर्त भी। सुनो, अरे समझ लो बेटा, तो मौका मिला है तो सब कुछ क्लियर करें, जो जो मुझे कम से कम आता है। घड़ी की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए, है ना। सुई आपके किस हाथ की ओर घूम रही है? दक्षिणावर्त। और बाएं हाथ की ओर अगर घूमने लगे तो वामावर्त। और कौन सी इसमें पहेली थी? आप घड़ी की ओर खड़े हो जाइए, इधर की ओर घूम रही है ना, तो दक्षिणावर्त हो गया। उधर घूमने लगेगी तो वामावर्त हो जाए। बाएं हाथ की ओर वामावर्त, दाहिने हाथ की ओर दक्षिणावर्त। इसमें पूरा पश्चिम कहां से आ गया? चलो लिखो, हो गया बेटा। हाँ, क्या लिखा आपने बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। लिखें, विषुवतीय क्षेत्रों में, विषुवतीय क्षेत्र माने जो सबसे उभार वाला इलाका है, विषुवतीय क्षेत्रों में लगभग 25 दिन, तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में कितना बेटा? हाँ, 21 से 31 से 35 दिन, कहीं कम कहीं ज्यादा लग जाता। दूसरा बेटा क्या करता है? वो एक दूसरी गति भी है ना सूर्य की, वो क्या है? अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। तो इसको बोलते क्या है बेटा? कॉस्मिक वर्ष, है ना, कॉस्मिक ईयर। लिख ले अगला, कॉस्मिक वर्ष या कॉस्मिक ईयर, ये उसकी दूसरी गति है। सीधा पूछ लेगा कॉस्मिक वर्ष किसे कहते हैं, है ना, तो दिमाग में रहना चाहिए। लिखें, सूर्य लगभग 25 करोड़ वर्ष में सूर्य लगभग कितना बेटा? 25 करोड़ वर्ष में
अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है। अपनी आकाशगंगा का क्या करता है बेटा? एक चक्कर लगाता है, जिसे हम कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। अच्छा चलो, एक चीज और याद आ रही, वो भी शेयर कर ले। जैसे आपने कभी नोटिस किया कि अगर अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजता है तो उनको एस्ट्रोनॉट्स कहता है, इंग्लिश में उसको एस्ट्रोनॉट्स कहता है। और रशिया जब भेजता है तो उसको कॉस्मोनॉट्स कहता है। तो ये क्या है? कॉस्मिक। नहीं समझ पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? सुनना, सतर्क रहना, सुनते रहना। अमेरिका जब अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा तो इंग्लिश में उनको बोलेगा हमारे एस्ट्रोनॉट्स, और रशिया जब भेजेगा तो कहेगा कॉस्मोनॉट्स। यानी जिसको एस्ट्रो कहते हैं उसको कॉस्मस कहते हैं, रशिया वाले उसको कॉस्मस कहते हैं। तो कॉस्मस माने क्या हुआ? ब्रह्मांड ही तो हुआ, अंतरिक्ष ही तो हुआ, अगर आप ठेठ भाषा में बोले तो। लेकिन ध्यान रखना, इसको कॉस्मिक ईयर ही कहा जाता, कुछ और नाम इसका नहीं दिया जाता। जबकि बोलचाल में एस्ट्रोनॉट भी है, कॉस्मोनॉट्स भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, कॉस्मोलॉजी भी है, ये सब है। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन ये जो अर्थ है बेटा वो रशियन वाले अर्थ के करीब है। क्लियर है? आगे बढ़े। सूर्य की आंतरिक संरचना, हेडिंग बनाइए। सूर्य की क्या बेटा? आंतरिक संरचना। तो अंदर से कैसा है सूरज देखने पर, है ना? तो इसकी आखिरकार इंटरनल स्ट्रक्चर भी कुछ होगा। अच्छा, सूर्य की त्रिज्या लगभग कितनी है? अप्रॉक्स कहते हैं कि पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। अरे पृथ्वी से अगर 109 गुना बड़ा है, मान लो 100 गुना ही मान लो, सुनो, हाँ लगभग 7 लाख, क्योंकि 6400 पृथ्वी है, बोल नहीं रहे बेटा। और अगर इसे 100 गुना हो गया तो 6,40,000 तो ऐसे ही हो गया, लेकिन 100 गुना नहीं है, 109 गुना है। यानी उसकी त्रिज्या जो है 109 गुना अधिक है। तो लगभग 6 लाख कितना बेटा? 96,000 किलोमीटर अप्रॉक्स। अब एक एक किलोमीटर का हिसाब नहीं है, ये इसकी त्रिज्या है। तो पृथ्वी से तो बड़ा है ही है, बहुत बड़ा है। मैंने अभी बताया कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जो द्रव्यमान है उसका 99.9% द्रव्यमान अकेले सूर्य का है, और 0.1%, ये पूछा गया आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो सतर्क रहिएगा। यानी पूरा जो सूर्य को छोड़ के जो सोलर सिस्टम बचा, यानी 8 ग्रह, उनके उपग्रह, अवांतर ग्रह, धूम्रकेतु, पुच्छल तारे, फलाना ढमाका, सब 52 ग्रह सब मिला के 0.1% में है। बस अब इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि सूर्य है कितना बड़ा। और धरती तो 0.1 भी नहीं है। अरे 0.1 में सब मिला जुला के है बेटा। तो ये पॉइंट पहले शुरुआत करो, नोट बना के एक लिखो, बहुत जरूरी है। पहले एक नोट लिखिए, तब आंतरिक संरचना पे जाएंगे। हाँ लिखें, सूर्य का द्रव्यमान सौर तंत्र के द्रव्यमान के 99.9% के बराबर है। 99 कितना बेटा? 9% के बराबर है। यानी जितना भी द्रव्यमान हमारे सोलर सिस्टम का है उसका 99.9% मास अकेले किसके पास है बेटा? सूर्य के पास है। 0.1% में 0.01 लिखो, 0.1% भाग में सभी ग्रह, उपग्रह, अवांतर ग्रह आदि हैं। ये तथ्य है बेटा, ये फैक्ट है, जो आपके दिमाग में रहे तो बेहतर है। तो थोड़ा सा देखते हैं बेटा सन की जो इनर स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो कुल मिला के लगभग 7 लाख का मामला है ना बेटा? अभी ऊपर नहीं बेटा, अभी सूर्य के ऊपर भी देखेंगे क्या क्या है।
लेकिन अभी सूर्य के अंदर ध्यान दें कि सूर्य के अंदर कैसी डिजाइन है। तो जाहिर सी, कौन पूछ रहा, किसने पूछा? आप अगर धूमकेतु की तरह से रह रह के प्रकट होंगे तो हम एक ही दिन रोज रोज थोड़ी बताएंगे। वीडियो देखा आपने? नहीं। आप बेटा क्लास अगर मिस करोगे ना तो मैं ठेका थोड़ी ले आऊं कि आप छोड़ छोड़ के आओगे तो हम उसको बताते जाएंगे। सब कुछ मैंने बताया है, एक एक पॉइंट मैंने बताया। ये गलत बात है। या तो प्राइवेट ट्यूटर रख लो मुझे। सुनो, बता रहे हैं, सुन लो। प्रसंग है तो बता ही दे रहे। एक बार एक विधायक जी हमको फोन किया, हम नाम नहीं लेंगे उनका, ठीक नहीं है, वो पूरी दुनिया देख रही है। एक विधायक जी ने मुझे फोन किया और फोन करके उन्होंने, अच्छा मैं तो नेता होता कुछ जानता नहीं भाई, आजमगढ़ मेरे लिए एकदम अज्ञात है, आज भी अज्ञात है। 20 साल मुझे हो गए जरूर, लेकिन कोचिंग और घर के अलावा मुझे मोहल्ले तक ढंग से नहीं पता, क्योंकि मैं कहीं आओ जाऊं तब ना। तो अभी तो नया नया आया था। अब यहाँ कौन नेता है कौन क्या है हम क्या जाने भाई। जो यहाँ लोकल लोग रहते होंगे, उनसे सामना हुआ होगा, वो बताएंगे। तो उन्होंने नाम बोला अपना, तो मैं फलाने बोला, हमको बोलिए। तो समझ गए कि पहचाने नहीं हमको। कहा है भाई, जब कोई बोले मैं अंदर मोदी बोल रहा हूँ तो बोलिए, इसका मतलब आप नहीं समझ पाए। तो तब उन्होंने बताया कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, बताएं। तो उन्होंने कहा कि मेरी बिटिया को पढ़ना है। तो हम कब पढ़े भाई, हम तो इसीलिए बैठे हैं, जिसका मन करे वो आके पढ़े। तो मुझे समझ में आया कि इनकी मंशा कुछ अलग है। हम तो विधायक जी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमें जेल नहीं पाएंगे हमको। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, वहीं जाके पढ़ेगी। हम अब आ गए लाइन पे। उनका इरादा कुछ अलग था। भाई देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंडिविजुअल नहीं पढ़ा सकता, लेकिन परेशानी है कि अगर ढेर सारे मित्रों को इकट्ठे लाभ दिया जा सके तो काहे के लिए किस टाइम वेस्ट किया जाए। सारे वीडियो बेटा उपलब्ध है ना, मैं सब अपलोड कर देता हूँ घंटे डेढ़ घंटे के अंदर ही। जो आपका वो है यूट्यूब चैनल है ना अभ्युदय वाला, जाके देखिएगा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब उस पर अपलोड हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं कोई यूट्यूब अलग से वीडियो बना रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ यही सब होगा वहां। तो व्यवहारिक दिखेगा आपको, वो नहीं कि 5 मिनट जय महाकाल और फलाना ढिमाका टाइप का नहीं है। ठीक है, आजकल तो यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियो देते हैं सब, है ना। बहरहाल चले, हो गया बेटा। देख लीजिएगा। अब क्या पूछा था बेटा अमान? बताया था मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ ठोस आकार के पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अलग अलग साइज के। मैंने बोला था ना बेटा कि फुटबॉल के आकार से लेके 1000 किलोमीटर के व्यास तक के हैं। सबसे बड़ा वाले क्या नाम था? हाँ, सेरस या सेरेस जो भी कहें, सबसे 1000 किलोमीटर के व्यास का। बहरहाल आगे बढ़े। चलो उलझा दिया आप लोग इधर उधर। अब थोड़ा देखो बेटा, ये भी 3 भागों में बटा हुआ है बेटा। सूर्य की जो आंतरिक संरचना अगर हम देखें तो वो भी 3 भागों में डिमोर्फ। अच्छा एक बात बेटा, ये किताब उताब वो पढ़ने उड़ने का काम घर पे किया करो प्लीज, ठीक है। अभी जो हम बोलते हैं उसको सुना करो, और वीडियो वीडियो रहेगा, हम भाग थोड़ी रहे हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो आके बात कर लीजिएगा। अब ये है कि जैसे कुछ बच्चे हैं मोबाइल ऑन कर लेते हैं, किताब लेके बैठ जाते हैं, सब घर करना बेटा। अब किताब उताब के ऊपर हम लोग निकल गए, मोक्ष मिल गया है ना। तो घर पे जाके देखेगा, हम यहीं रहेंगे बेटा, भागेंगे नहीं कहीं। बहरहाल तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की आंतरिक संरचना भी 3 परतों में विभाजित है। देखिए ना, एक तो सबसे अंदर वाला इलाका, फिर एक ये इलाका, फिर एक ये इलाका। इनके नाम है स्पेसिफाइड, इनके नाम को पहले जानना है। ये जो सबसे अंदर वाला इलाका है इसको कहा जाता है कोर। हर जगह सबसे आंतरिक भाग को कोर ही कह देते हैं, धरती में भी कोर ही कह देते हैं, केंद्र कह लीजिए। जाहिर सी बात है इसकी कोई त्रिज्या जरूर होगी। ये लगभग 3.5 लाख किलोमीटर, यानी इसकी जो त्रिज्या है कोर की वो खुद ही लाख किलोमीटर। क्लियर है बेटा? ये इलाका है, इसको हम लोग कहते हैं
रेडियो एक्टिव जोन कहा जाता है, विकिरण मेखला कहा जाता है हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? विकिरण मेखला। इसकी भी कुछ मोटाई होगी, हाँ, लगभग 2 लाख किलोमीटर अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं है बेटा, ये लगभग है 2,08,08,000 किलोमीटर, लेकिन 2 लाख हम लोग लगभग में कर लेते हैं। ये कौन सा है बेटा? संवहनीय मेखला। कितना बेटा? 40,000। लाख किलोमीटर, एक अप्रॉक्स है। कोर में जो टेम्परेचर है सूर्य के, वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, यानी सूर्य के कोर में जो तापमान, मैंने क्या बोला था बेटा कि नाभिकीय संलयन तब तक नहीं होगा जब तक तापमान बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। सूर्य के कोर में टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, तब यहीं पे नाभिकीय संलयन होता है। पूरे सूर्य में नाभिकीय संलयन नहीं होता बेटा, नाभिकीय संलयन कोर में होता है, और जाहिर सी बात है यहां से ऊष्मा रेडिएट होती है, इसलिए इसको नाम क्या दिया? रेडियो एक्टिव जोन। इसके बाद ये जो इलाका है, यानी जिसको संवहनी मेखला कहते हैं, ये सोप बबल जैसा है, जैसे साबुन के बुलबुले नहीं, झाग होता है, तो ग्रेनुलस फॉर्मेट में है, छोटे 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 पैकेट में, ये पूरा जैसे लगता है कि स्पॉन्ज टाइप की चीजें इसको ढके हुए हैं, और उसी के बीच बीच में से ऊष्मा बाहर निकलती है। और आपने पढ़ा है संवहन किसे कहते हैं? कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कन्वेक्टिव जोन। संवहन किसे कहते हैं? हाँ, कुछ बोल रहे हैं मन में, सुनाई नहीं दे रहा है, जोर जोर से बोलिए। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाती है, उसमें से एक तरीका यह है जिसको हम लोग कहते हैं संवहन। एक को कहते हैं चालन और एक को कहते हैं विकिरण। तो संवहन मतलब क्या है कि ऊष्मा माध्यम में होके चलेगी और एक से दूसरे नहीं। चालन में एक से दूसरे ऊष्मा ट्रांसफर होती है। जैसे लोहे की राड को गर्म करते हैं तो उसमें चालन होता है, क्योंकि लोहे के अणु अपना स्थान नहीं बदलते, वो ऊष्मा को ही ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन पानी को जब आप गर्म करते हो तो पानी का अणु ऊष्मा लेके आगे को नहीं देता, वो अपना स्थान ही बदल देता है और ऊपर जाके कहता है आप भी जाके प्रसाद ले लो, नीचे मिल रही है। तो सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना? 12। तो इसमें संवहन हो रहा होता है बेटा, ऊष्मा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रही होती है, जैसे सर्कुलाइज फॉर्मेट में चल रही होती है। क्लियर है बेटा? लिख ले 2-2 लाइन, डायग्राम बना लो खाली, बस कुछ नहीं। डायग्राम बनाइए, थोड़ा बाहर की ओर आते हैं तो बात करते हैं। नाम बस लिख डालो सबका, क्या क्या है, मोटाई क्या है, कोर का टेम्परेचर जरूर लिखिएगा, यानी कोर में जो टेम्परेचर है वो जरूर लिखना होगा। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर हुआ बेटा? मिटा दें? बस जल्दी करो, जल्दी करो, डायग्राम बनाओ खाली। तो अब हम आएंगे सूर्य के ऊपर, है ना बेटा? यानी सूर्य की सतह का निर्माण कौन करता है? संवहनी मेखला। संवहनी मेखला ही सूर्य की सतह का निर्माण करती है, विकिरण मेखला नहीं करती। कोर तो बहुत नीचे है। तो सूर्य की सतह का जो निर्माण होता है, सरफेस का जो निर्माण होता है, वो कौन करता है बेटा? कौन? संवहनी मेखला। लेकिन सूर्य की सतह को कुछ नाम दिया जाता है। सूर्य की सतह को हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्लियर है? तो ये कोई सरफेस तो बनेगी ना बेटा, सतह तो बनेगी ना। इस सतह को ज्योग्राफी में कहा जाता है क्या? प्रकाश मंडल। थोड़ा रुकिए, घबराइए मत अभी। फिर सूर्य का एक वायुमंडल भी होगा। अब वायुमंडल क्या खुद ही गैस है?
तो गैस ही गैस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी विरल होंगी, बाकी कंडेंस है, थोड़ा सा विरल है, तो हम लोग कह देते हैं सूर्य का वायुमंडल। इसको एक और दिख गया बेटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमंडल। क्रोमोस्फेयर, क्या कहते हैं बेटा? क्रोमोस्फेयर। और इसको सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, इंग्लिश में फोटोस्फेयर। क्लियर है? और एक इसका सबसे बाहर का भाग है जिसकी बाउंड्री नहीं निर्धारित की जाती, जिसको कोरोना कहते हैं, यही वाला जो चल रहा है, किरीट कहते हैं, सूर्य मुकुट कहते हैं, है ना बेटा? टेम्परेचर थोड़ा देख लीजिए, 6000 डिग्री सेल्सियस। एक परीक्षा में पूछ लिया था केल्विन में, खेल खेलते रहते हैं। 6000 तो सपने में भी रटे हैं, याद है, सपना भी देखते 6000, है ना? तो उसने कह दिया कि यार केल्विन में बताओ बेटा। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, केल्विन में भी 6000 हो जाएगा, 273 प्लस माइनस कोई खास फर्क नहीं पड़ता। विकल्प में जानते हो क्या दिया था? 6000 केल्विन, 4000 केल्विन, 10,000 केल्विन, ऐसे कुछ और दिया था। तो मुझे लगता है इतना तो समझ है ही है कि उसको 6000 केल्विन ही कह देना अच्छा है। क्लियर है? यहां का जो टेम्परेचर है, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वर्णमंडल, यहां का टेम्परेचर इनहेंस होता है, 32,400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर होता है लगभग। कोरोना का जो टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सूर्य की सतह का तापमान तो कम है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 6000 से फिर 32,400 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम बढ़ गए कोरोना की तरफ तो फिर टेम्परेचर हो जाता है 27 लाख, और तब समझ में आता है कि गर्मी काहे ज्यादा मिल रही है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कोर में टेम्परेचर है 1.5 करोड़, सतह का तापमान है 6000, और फिर भाई यानी सूर्य में अगर आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़े तो ऐसे घेरेगा। कोर से ऊपर की ओर जाने पे सूर्य के तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है? क्रमशः बढ़ता जाता है, क्रमशः घटता जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। खेल तो ऐसे होगा ना आपके साथ, है ना? तो क्या कहेंगे? पहले घटता है फिर बढ़ता है, यानी कोर का टेम्परेचर तो है ही है सबसे हाई, लेकिन जैसे कोर से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो पहले टेम्परेचर रिड्यूस होता है, तभी सतह का तापमान, अरे कहाँ 1.5 करोड़ और कहाँ 6000। 6000 का टेम्परेचर तो हमारे यहाँ ढेर सारी फैक्ट्रियों में उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा जहां उनके फर्नेस चल रहे होंगे। यकीन ही नहीं होता कि उसकी सतह का तापमान 6000 हो और वो टेम्परेचर धरती तक चला आ रहा है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके। तो जैसे जैसे ऊपर का अध्ययन करते हैं तब समझ में आता है कि क्या है, बड़ा रहस्यमय है बेटा सूर्य। आज भी सूर्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है हम लोगों को, मोटी मोटी जानकारी है, और रहस्य का पिटारा है। बहरहाल अब ये देखा जाता है कि सूर्य की सतह पर यानी प्रकाश मंडल में कुछ स्थान का तापमान मात्र 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये और खतरनाक मामला हो, यानी सूर्य की सतह पे कुछ स्थान ऐसे दिखते हैं जिनका टेम्परेचर मात्र 1500 डिग्री सेल्सियस, 6000 से भी कम, और ऐसे जगह जगह पैकेट दिखते हैं, ग्रुप दिखते हैं, और जो इनका विस्तार होता है ना बेटा, वो लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर से लेके 50,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका बनता है जिसका टेम्परेचर कम होता है। इसको हम लोग ज्योग्राफी में कहते हैं सन स्पॉट, सौर्य कलन, सौर्य धब्बा, इंग्लिश में एक ही शब्द है सन स्पॉट। ये क्या मामला है? आखिरकार अगर ऐसा है तो कुछ तो मामला होगा, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं बेटा। लिखा नहीं पाएंगे आज, हम कल लिखा देंगे, थोड़ी सी चर्चा आपसे कर देते हैं। एक बात कि प्रकाश का अध्ययन है, प्रकाश थोड़ा बहुत पढ़ा होगा साइंस वाइंस में। प्रकाश 2 गुण दिखाता है,
एक उसका पार्टिकल नेचर है और एक उसका वेव नेचर है। वे छोटी क्लास में हम लोग खाली वेव नेचर पढ़ते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में आप जाएंगे, बीएससी वगैरह करेंगे साइंस से, तो आप देखेंगे प्रकाश का हम लोग कण का नेचर पढ़ते हैं। तो प्रकाश दोनों नेचर दिखाता है, पार्टिकल नेचर भी दिखाता है और वेव नेचर दिखाता है। कुछ चीजें पार्टिकल नेचर से नहीं डिफाइन होती तो वेव नेचर से डिफाइन करते हैं, कुछ चीजें वेव नेचर से नहीं डिफाइन होती उसको पार्टिकल नेचर से डिफाइन करते हैं। तो कहा जाता है प्रकाश ऊर्जा के पैकेट होते हैं, बंडल होते हैं, कण होते हैं, जिनको फोटॉन कहते हैं। तो प्रकाश जो है फोटॉन के पैकेट के रूप में होता है। और फोटॉन की खासियत ये होती है कि फोटॉन मल्टीपल में होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते। जैसे 1.5 फोटॉन नहीं हो सकता, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 50 होगा। लेकिन ये कि वो साढ़े वड़े वाला मामला यहां नहीं होता। फोटॉन क्या होता है भैया? जी बेटा बोलो, बोला जाता है। 2 चीजें होंगी, या तो आप सही होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और अगर गलत होंगे तो ठीक कर देंगे। एक कहावत है बेटा, उसको सुन लो। कहावत यह है कि अभी अज्ञानता को कभी मत छुपाइए, कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर। और टीचर के सामने तो बिल्कुल नहीं, है ना? क्योंकि टीचर के सामने आप अगर ऐंठन दिखाओगे ना, तो एक जगह आपकी ऐंठन और ठीक हो जाएगी, वहां एकदम दुरुस्त हो जाएंगे परीक्षा में। टीचर के सामने आप जो है वो बता दीजिए, 2 जगह बता दिया, बता चुके हैं कई बार। नहीं, किसको कौन दिखा रहा है भाई? कोई किसी को दिखाना नहीं है बेटा कि हम बड़े भारी ज्ञानी हैं, और ये हम भी नहीं है, सर्वज्ञ मैं भी नहीं हूं, कोई नहीं है, आप भी नहीं है। लेकिन ज्ञान का वह क्षेत्र जिसपे बात हो सकता है आपके पास थोड़ा कम ज्ञान हो, मेरे पास थोड़ा ज्यादा हो, क्या आप ही के पास ज्यादा हो, मेरे पास कम हो सकता है। तो ज्ञान तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना बेटा। अब जैसे मैं अपने लैपटॉप में या मोबाइल में गड़बड़ा जाता हूं तो छोटे बच्चों से पूछना पड़ता है, तो उसमें कौन सी बेइज्जती की बात? वो बेहतर जानते हैं, वो हमें बता देते हैं। तो कोई चीज जो जाने वो बताए, उसमें छोटे बड़े का क्या मतलब है? हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलो प्लीज बेटा बोलो। होता है मैंने, ये क्या चीज है, कहां से इसका कॉन्सेप्ट आ गया फोटोन? सर माना जाता है कि मतलब ये लकड़ी के बंडल के समान होते हैं। लकड़ी के बंडल, गेहूं के बंडल? अबे गेहूं कटाई हो रही तो उसका भी बंडल बना देते हैं, किसी का बंडल। चलो ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसी परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में तो मुझे लगता है सबको आइडिया है, क्लास 6 से पढ़ रहे हैं हम लोग। किसी परमाणु के केंद्र में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मैंने सही बोला? हाँ में हाँ मिलाओगे? मैं कुछ भी बोलूं हाँ? अरे इतना भी भरोसा मत करो भाई। किसी परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन ऋण आवेशित होता है, जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। थोड़ा हायर एजुकेशन वालों की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तरों में होते हैं, जिनको क्वांटम नंबर कहते हैं। एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अरे पढ़े हो ना एसपीडीएफ? उधर नहीं जाना है, उधर वो इलाका अलग है। बराबर। तो ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी कम होती है वो लोअर ऑर्बिट में रहते हैं। वो नाभिक के करीब की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनका ऊर्जा स्तर कम होता है, और जिस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ज्यादा होती है वो आउटर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। एक मजेदार बात ये देखी गई कि जब हम किसी परमाणु को किसी प्रकार से ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो लोअर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट में जंप कर जाता है, नीचे वाले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट में चला जाता है। डिपेंड करता है कि उसको कितनी ऊर्जा मिली, लेकिन वो अपर ऑर्बिट में नहीं टिकता, बहुत जल्द फिर अपने मूल ऑर्बिट में भाग आता है। लेकिन शर्त यही थी कि जो लिया है वो दे दो, तभी वापस जाओगे। तो 2 ऑर्बिट के बीच में ऊर्जा का डिफरेंस अगर 4 फोटॉन का है, ये ऊर्जा के डिफरेंस को फोटॉन में नापा जाता है, ऑर्बिट के। अब वो 4 फोटॉन की ऊर्जा लिया तो अपर ऑर्बिट में गया, और अपर ऑर्बिट से फिर अपने मूल ऑर्बिट में लौटने के लिए उसको 4 फोटॉन की ऊर्जा रिलीज करनी होगी। इस तरह से ऊर्जा फोटॉन के रूप में रिलीज होने लगती है।
उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्लियर है बेटा? तो प्रकाश को हम लोग कहते हैं इसका पार्टिकल नेचर भी है और इसका वेव नेचर है। आईएएस में पूछता है पार्टिकल नेचर भी, पीसीएस में सिर्फ इसका वेव नेचर पूछते हैं। पार्टिकल नेचर मैंने तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन पूछ सकते हैं, कहीं नहीं पूछेंगे, सिलेबस में है तो पूछेंगे ही। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिना पार्टिकल नेचर के आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये सब पार्टिकल के रूप में डिफाइन किया जाता है। परावर्तन किरण के रूप में, तब इसको तरंग मानेंगे। अपवर्तन तब तरंग मानेंगे। विवर्तन तरंग मानेंगे, तो तरंग भी मानते हैं और कण भी मानते हैं। ये प्रकाश की अपनी खासियत है। क्लियर है? ये दोनों नेचर अपना शो करता रहता है, शो ऑफ करता रहता। कहां थे बेटा, जरा बोलो। हाँ ये, हाँ ठीक है। तो हम ये बता रहे थे बेटा कि जो सन स्पॉट है, सौर कलंक है, वो क्यों है, वो जरा समझिए। इसको अगर हम वेव नेचर से समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, इसको पार्टिकल नेचर से समझना है। एक्चुअल में वैज्ञानिकों ने बताया कि ये कुछ और नहीं होते सन स्पॉट, ये सूर्य की सतह पर क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना हैवी होता है कि आयंस को अपने अंदर आने ही नहीं देता, यानी फोटॉन्स को अपने अंदर प्रवेश करने ही नहीं देता। और फोटॉन जब नहीं आएंगे, धकेल दिए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे, तो वहां पे फोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और टेम्परेचर वहां का घट जाएगा। क्लियर है बेटा? दूसरा कि जब भी सन स्पॉट नजर आता है, पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्टार्म आते हैं, चुंबकीय झंझावात आते हैं। और इसमें एक बड़ी मजेदार बात देखी गई कि जिस स्थान पे दिखते हैं, फिर 11 वर्ष बाद वहीं दिखते हैं। और इनके स्थान फिक्स नहीं होता। जिस स्थान पे सन स्पॉट दिखा, वो 1-2 दिन से लेके 2-3 महीने तक वहीं बना रहता है। क्लियर है बेटा? फिर वो गायब होता है। लेकिन एक बात गारंटी के साथ कि अगले 11 वर्ष में फिर यहीं दिखेंगे। अभी भीषण मैग्नेटिक स्टार्म आ रहे हैं सूर्य की ओर से। वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। कुछ तो इतने दहशत में आ गए कि बताए कि सूर्य का एक हिस्सा टूट के अलग ही हो गया। तो सोलर फ्लेयर्स था जो बहुत तेजी से निकल के अलग होके चला गया, लेकिन वो कोई पार्टिकल नहीं था बेटा, वो फोटॉन्स थे जो निकले। जिससे मैग्नेटिक स्टार्म आते, उसका असर तो धरती पर भी होने लगता। धरती का भी चुंबकीय क्षेत्र है, क्या नाम है? अरे धरती का चुंबकीय क्षेत्र कोई होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। नाम बताइए, ऊंचाई बताइए, कहां तक है? भाई तथ्य आपको ज्यादा पसंद आता है तो तथ्य ही पूछ रहे हैं। इसको बोला जाता है वॉन एलन बेल्ट। धरती की चुंबकीय क्षेत्र का जो सीमा है उसको क्या बोला जाता है बेटा? वॉन एलन बेल्ट। और ये माना जाता है लगभग 750 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो इसमें होता क्या है कि दोनों की भिड़ंत हो जाती है, सूरज की भी, मैग्नेटिक फील्ड की और धरती की। तो कभी कभी कुछ फोटॉन इसके अंदर चार्ज पार्टिकल घुसने लगते हैं और फिर हमारे यहाँ दिखाई देने लगती है ध्रुवीय ज्योतियां, जिसको कहते हैं अरोरा। ध्रुवीय ज्योति भी कहते हैं इसको। तो उत्तरी ध्रुवीय ज्योतियां, दक्षिणी ध्रुवीय, अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आज मैं थक रहा हूं तो यही समाप्त कर रहा है बेटा। कल मिलते हैं, कल लिखवाते हैं। तो कहां तक बेटा हम लोग लिखे हैं? बाह्य संरचना पे बात हो गई है ना, डायग्राम बना लिया है ना? ठीक है।